चलिए, जो भारत में करने की लोग सोच रहे हैं वो फ्रांस में कर रहे हैं, शुरू हो चुका है। फ्रांस में भी हिंसा शुरू हो गई सरकार के खिलाफ जबरदस्त तरीके से। प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया, दूसरे प्रधानमंत्री आ गए। ये फ्रांस का हाल है। France today. Don't expect it to be a journée habituelle. Is it because the government just collapsed? Partly. But there's also a viral grassroots campaign called Bloquons Tout that's calling for a day of nationwide civil disobedience. What kind? Blocking train stations, picketing oil refineries, targeting transport, schools, public institutions, and logistics hubs. So what are people mad about? Well, it used to be about the budget that soon to be former Prime Minister François Bayrou proposed. That included scrapping 2 national holidays, freezing pensions, and cutting 5 billion euros from health spending. That's off the table now, but people still want fiscal policy reform and better living standards. But wait, isn't this just like the Gilets jaunes? Les Gilets jaunes. The yellow vests. Not exactly. In case you missed it, the Gilets jaunes was a grassroots protest movement in late 2018 that started from a fuel tax hike but quickly erupted into nationwide demonstrations against inequality. The Gilets jaunes came largely from rural France, while Bloquons Tout heavily skews towards the younger, more educated, and politically engaged people from the left. How left? Pretty left. Many of them support Jean-Luc Mélenchon, de facto leader of La France Insoumise. With the government's implosion, France is now in... यहाँ पर भी जो किया गया है वो भी सोशल मीडिया के जरिए, और जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है उनको खरीदा गया। भारत में भी ऐसे ही हो रहा है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को खरीदा जा रहा है। बता मैं चुका हूँ आपको। तो फ्रांस में भी साहब सत्ता परिवर्तन एक तरह से कर ही लिया। चलो भाई, बधाई हो। फ्रांस में सड़क पर इस वक्त जनता है और ये तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर बसों को रोक दिया गया है। सरकार की नीतियों के खिलाफ फ्रांस में जो लोग हंगामा कर रहे हैं उन पर पुलिस काबू पाने की कोशिश कर रही है। पेरिस समेत कई शहरों में आगजनी हो रही है, लोगों का विरोध है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि फ्रांस की राजधानी पेरिस में अगर ये सब हो रहा है तो सिर्फ पेरिस नहीं है, पेरिस के अलावा और भी बहुत से शहर है। और यहाँ पर देखिए कैसी भागदौड़ मची हुई है, लोग पथराव कर रहे हैं, भाग रहे हैं और पीछे से पुलिस उनको खदेड़ते हुए दिख रही है। ये पुलिस जो हेलमेट लगाए हुए हैं क्योंकि पथराव वहां पर किया जा रहा है और ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है। देखिए तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें देखिए, धुआं धुआं होती पेरिस की सड़कें। फ्रांस में सड़क पर उत्पाद जनता का आक्रोश और यहाँ पर है कि इमैनुअल मैक्रों की जो नीतियां हैं उन नीतियों से आम जनता त्रस्त है, पसंद नहीं आ रही है। आम जनता को लगता है इमैनुअल मैक्रों काम नहीं कर रहे हैं और उनकी नीतियां फ्रांस का विकास नहीं कर पा रही, और इसीलिए अब ये विरोध वहां भी। तो फ्रांस में भी जबरदस्त विरोध हो रहा भैया। राजेश जी कह रहे हैं गुरुजी अभी असम में बहुत आग लगी हुई है, ये लोग कुछ भी करने से पहले सोच लें। देखते हैं तो क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है? نطالب الحكومة الفرنسية بإطلاق سراح أخينا إبراهيم العيساوي. إذا لم يتم إطلاق سراحه فإن غضب الله سيحل على شعبكم هنا في فرنسا. ستحرق كنائسكم القادرة بإذن الله. फ्रांस के कट्टरपंथी मुसलमानों ने भैया ये रखकर जो आग लगा दिया चर्च में। चर्च में आग लगा दी। अब आप क्या करेंगे? वो तो बता रहे थे जनता का आक्रोश है, ये काम नहीं कर रहा, वो काम नहीं कर रहा। इसके पीछे कौन निकला? वही जादी। एनीबडी यूज्ड कू ऐप नाउ मोदी अपीलिंग न्यू है? नहीं, मैंने नहीं, मेरी नज़र में उनकी कोई ऐसी अपील नहीं आई। खैर, और इसके बाद जो है फ्रांस के पीएम का इस्तीफा आ गया। और फ्रांस के पीएम के इस्तीफे के बाद गुस्सा और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बैरो के इस्तीफे के बाद लोगों में जबरदस्त नाराजगी है। पेरिस समेत कई शहरों में हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। सेबेस्टियन को नया प्रधानमंत्री बनाया गया है, नया प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है फ्रांस का, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव में हार गए थे बैरो। और अब देखिए उसके बावजूद भी गुस्सा शांत नहीं हुआ है, लोग काफी नाराज नजर आ रहे हैं, अपने हक अपने अधिकार की आवाज बुलंद करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये गुस्सा मैक्रों की पॉलिसीज के खिलाफ भी इस वक्त नजर आ रहा है पेरिस की सड़कों पर। हमारे सहयोगी गौरव अग्रवाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। गौरव, क्या ताजा अपडेट मिल रही है? हालात तो खराब होते हुए हम देख रहे हैं पेरिस में। बिल्कुल जमीर, और ये अभी से तैयारी नहीं थी। सोशल मीडिया पर, टेलीग्राम पर, एक्स पर लगातार इसको लेकर तैयारी चल रही थी। एक छोटा समूह था जो इसकी तैयारी को आगे बढ़ा रहा था और शुरुआत में दक्षिणपंथी जो पार्टियां थी या दक्षिणपंथी जो समूह थे वो इसको लगातार आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। और ये आप मान लीजिए मई में ही लगातार कोशिश की गई थी कि 10 सितंबर यानी आज एक नेशनल शटडाउन किया जाएगा, ब्लॉक एवरीथिंग नाम से एक मूवमेंट चलाया जाएगा। लेकिन बाद में इसमें लेफ्टिस्ट जुड़ते हैं, बाद में इसमें सरकार विरोधी संगठन जुड़ते हैं और फिर ये मामला बहुत बड़ा हो जाता है। क्या लेकर तो कोई और आता, लेकिन बाद में लेफ्टिस्ट जुड़ जाते हैं, सब जुड़ जाते हैं, कुल मिलाकर जो है सत्ता गई हाथ से। भारत में भी ऐसा होने के लोग सपने देख रहे हैं। हो पाएगा, करने को कर सकते हैं, पर आइए अब इस सबसे आगे चलते हैं। सरकार को अपनी स्पष्टता करनी होगी नीतियों में, नहीं तो निपट जाएंगे। आइए आज की एक जबरदस्त न्यूज़ सुनाते हैं आपको। से जुड़ी ऐसी जानकारी देने जा रहे हैं जो शायद ही आपने कहीं और देखी नहीं। क्या आप जानते हैं कि नेपाल के राजनीतिक संकट के पीछे एक बड़ा फैक्टर जातिवाद भी माना जा रहा है। नेपाल की जनता में सालों से इस बात को लेकर भी नाराजगी रही है कि नेपाल की सरकारों और सरकारी व्यवस्था में ब्राह्मणों का दबदबा रहा है। नेपाल में ब्राह्मणों को बाहुन कहा जाता है।
नेपाल के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सेना प्रमुख, संसद के स्पीकर जैसे पदों पर ब्राह्मण बैठते रहे। ऐसा तब है जब नेपाल में ब्राह्मणों की आबादी महज 12.2% है, लेकिन हर क्षेत्र में इनका दबदबा है। नेपाल में सबसे बड़ा जातीय समूह क्षेत्रीय है। भारत में जिन्हें क्षत्रिय या फिर राजपूत कहा जाता है। नेपाल में क्षेत्रीय 16.6% है। ब्राह्मण और क्षेत्रीय को ही नेपाल में खस आर्य कहा जाता है। नेपाल में खस आर्य की कुल आबादी करीब 29% है। नेपाल की संसद में तो खस आर्य का ही दबदबा रहा है। केपी ओली भी ब्राह्मण समुदाय से ही आते हैं। इसके अलावा पूर्व पीएम प्रचंड भी ब्राह्मण ही थे। ये भी एक वजह रही कि नेपाल में दूसरी जातियों को समान अवसर नहीं मिले, जिसने कहीं न कहीं सरकारों के प्रति आक्रोश की मात्रा को बढ़ाने का काम किया। सवाल उठने लगे कि नेपाल में कम्युनिस्ट राज है या फिर ब्राह्मण राज। यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि भारत के एक और पड़ोसी देश में राजनीतिक अस्थिरता का संकट गहरा गया है। तो यह हमारे देश की सुरक्षा और कूटनीति के लिहाज से कितना गंभीर है, आपको मैप के जरिए भारत के आसपास के देशों में क्या हालात है वो दिखाते हैं, वो समझना जरूरी है। यहाँ मैडम ने ब्राह्मण राज बता दिया नेपाल में, जबकि कम्युनिस्ट ब्राह्मण होता ही नहीं है। कम्युनिस्ट एथिस्ट होता है, वो हिंदू ही नहीं होता, ब्राह्मण तो दूर की बात हो गई। मैडम को इतना दर्द किस बात का है? मैडम अपना नाम लिखती हैं ब्राह्मण, मिश्रा लिखती हैं अपने आप को। मैडम की शादी हुई है, लोग बताते हैं सर, हमें नहीं मालूम, लोग कहते हैं अधेड़ आदमी से शादी करिए, यादव है कोई। हाँ, तो मैडम ने उठाकर जो ब्राह्मणों के ऊपर डाल दिया। अच्छा, पहले विदेश में कोई कहता है ब्राह्मण, फिर उसे बॉस्टन ब्राह्मण कहते हैं, बोले तेल से ब्राह्मणों का फायदा हो रहा है। गजब, सारे नैरेटिव ब्राह्मणों के खिलाफ चलते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत कुछ है जो ब्राह्मणों के खिलाफ चल रहा है। ब्राह्मणों को सोचना होगा, समझना होगा। क्यों? मैं अभी समझाता हूँ आपको। पहले इस वीडियो को देखिए और फिर अपन आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, भारत के ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों को एक बहुत बड़ी साजिश के तहत टारगेट किया जा रहा है। मैं ऐसे आपको 4 उदाहरण देना चाहता हूं जो जातिगत जनगणना क्लियर होने के बाद के हैं, जिससे यह साबित होता है कि हम पर एकजुट होकर अटैक किया जा रहा है। और चौथा उदाहरण सबसे खतरनाक है। पहला उदाहरण, एबीपी न्यूज की एक एंकर है जिनका सरनेम मिश्रा है शायद, उन्होंने नेपाल में हुए दंगों के लिए और क्षत्रियों को जिम्मेदार ठहराया है। अमेरिका का दूसरा उदाहरण, अमेरिका का एक व्यक्ति है जिसने रशियन तेल का फायदा उठाने के लिए ब्राह्मणों को टारगेट किया। तीसरा उदाहरण, एक्स पर अचानक से कुछ बीजेपी समर्थकों ने हलवा खाए पंडित जी तरीके की कुछ बातें करनी शुरू की और उसके बहाने राजपूतों को, भूमिहारों को, ब्राह्मणों को गालियां। और एक्स पर अचानक से कुछ बीजेपी समर्थकों ने हलवा खाए पंडित जी तरीके की कुछ बातें करनी शुरू की और उसके बहाने राजपूतों को, भूमिहारों को, ब्राह्मणों को गालियां। और चौथा, जो सबसे खतरनाक है, आरएसएस ने पहली बार जातिवाद की बात की है खुलकर। उनके अंदर शायद जातिवाद रहा हो, लेकिन अब वो अपने भाषणों में इसका इस्तेमाल करने लगे हैं। उन्होंने ये खुलकर कहा है कि सवर्णों को अगले 200 सालों तक तैयार है। ये सारी बातें, और ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता कि ऑल ऑफ सडन इधर ये बातें जो उन्होंने कही सारी 100% सही है। ये भी चला हलवा खाए पंडित जी वाला, बीजेपी समर्थकों ने चलाया, तो बीजेपी ने अपनी लाइन चेंज कर ली कि ब्राह्मणों की जरूरत नहीं। क्या? तो ब्राह्मण तो मर गए। वहाँ 16% है, तब तो घुस भर दिया मार मार के। भारत में यदि ऐसी स्थिति हो गई तो यहाँ तो आप 3% भी नहीं हो। भारत में ऐसी स्थिति हो गई तो कहाँ जाओगे? कल को अगर ब्राह्मणों के खिलाफ हेट जो है इसको कर दिया गया और ब्राह्मणों को ढूंढ कर जो है उनका कत्लेआम हो गया शुरू, तब क्या करोगे? कहाँ जाओगे? कैसे बचोगे? क्योंकि संघ ने भी अब तो कह दिया भैया ये आरक्षण सब रहेगा, मतलब उनका भी ब्राह्मण प्रेम जो है वो तो नहीं दिखता, दलित प्रेम जरूर दिखता है। तब कहाँ जाओगे? आपको बचाने कौन आएगा? जितने ब्राह्मण हैं और जितने ब्राह्मण संगठन हैं उनको सिर्फ एक ही चीज़ की तैयारी करनी है। उनको सिर्फ ये तैयारी करनी, आप खुद अपना शस्त्र लाइसेंस लें और जो नहीं ले सकता उसको पैसे इकट्ठे करके दें ताकि वो अपना शस्त्र लाइसेंस ले सके। तो पहली बात। दूसरी बात, खाली ब्राह्मण तो टारगेट होने चाहिए, ब्राह्मणों के साथ क्षत्रिय भी टारगेट होंगे और वैश्य भी टारगेट होंगे। तो क्षत्रिय, वैश्य और ब्राह्मण तीनों को मिलकर अपने भविष्य की तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि देखो, सरकार SC ST OBC के साथ है, वो 80% है। सरकार उनके साथ है, बीजेपी उनके साथ है, RSS भी उनके साथ है, क्योंकि उनकी आबादी ज़्यादा है ना सर, वोट बैंक ज़्यादा है। कल को मान लीजिए देश में कुछ होता है तो आपको क्या लगता है कोई 3% के लिए मरने को आएगा कि नहीं? हमारे वो तुरंत अपना शिफ्ट कर लेंगे सभी लोग। नहीं ठीक है, ये तो गलत है, हाँ ये लोग गलत है, मार रहे हो तो मारो मत। जिस समय 80% की भीड़ मारने आएगी उस समय 3% को कोई नहीं बचाएगा, सब धीरे से पतली गली से निकल देंगे, बोले हाँ मार लो पहले तो, फिर बाद में देखेंगे। और ये पहले भी हो चुका है, ऐसा नहीं है नहीं हुआ। तो जितने सवर्ण हैं वो अपनी तैयारी कर लें, क्योंकि इस देश के अंदर अब जो आग लगाई जा रही है वो सवर्णों के खिलाफ लगाई जा रही है। और यदि सवर्णों में आप बटोगे तो फिर आप निश्चित कटोगे, है ना? क्लियर है? शुड गो लाउड एंड क्लियर, क्योंकि अब आपके पास में ऑप्शन ज़्यादा बचे नहीं है। यदि ऐसा भारत में हो गया तब क्या करोगे? आप ये बोलो नहीं होने वाला, इसको दिमाग से निकाल देना। ऐसा तो नेपाल में भी लोग बोलते थे, ऐसा कभी नहीं होने वाला, हो गया, है ना? वी हेड द क्लाउड YT चैनल पर नेपाल अनरेस्ट ब्लॉग बनाया है और शॉर्ट्स रील्स प्रमोट, कार्टून्स में अमीर और गरीब डेट 7-8 अपलोड हुए, प्लीज़ हेल्प। नहीं, मुझे आइडिया नहीं सर आप क्या कह रहे हैं। नो टाइम फॉर परशुराम भगवान, हाँ नो टाइम फॉर परशुराम भगवान नहीं, अब वो तो बात की बात है, पहले अपनी तैयारी तो कर लें। मैंने पहले भी कहा था, ये सारे लोग जो आए हैं गेट के ऊपर, जो गेट तोड़ के अंदर आए, यदि 500 लोग भी वहाँ होते हैं बंदूक के साथ, और यदि उन्होंने फायरिंग करी होती, वो पुलिस है, सेना है या सिविलियन है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो वहाँ पर एक भी आदमी अंदर नहीं आता, ये सब कुछ वहीं शांत हो जाता है। आपके साथ भी यही होगा। आप बाद में भागोगे, जब आग लग जाएगी तब कुआं खोदोगे। इससे अच्छा अभी से आप सब अपने लाइसेंस अप्लाई कर दें, जितने भी सवर्ण हैं अपने लाइसेंस अप्लाई करके रखें, क्योंकि सरकार एक तरफा खेल खेलेगी उस समय पर। उन्हें वोट देखेगा ज़्यादा किसका है, कम वाला मरता कल मरता आज मरे।
और हमको क्योंकि विश्वास जीतना, इसलिए हम कुछ भी करेंगे, है ना। तो इसलिए थोड़ा सोच विचार के बात कीजिएगा। सरकार प्रशासन एंड कोटा कुर्सी के साथ है, बिल्कुल क्लियर है। चलिए, विचार आपको करना है, क्योंकि खतरे में आप हैं, कोई दूसरा नहीं है। हिंदू हिंदू की बात कर रहे हो आप हिंदू की बात कर रहे हो, दूसरा कर ही नहीं रहा। ये बात तो सवर्णों के मुंह से मिलती है, क्षत्रियों के मुंह से मिलती है, ब्राह्मणों के मुंह से सुनने को मिलती है, बनियों के मुंह से मिलती है। बाकियों की क्या स्थिति है? तो अपनी सुरक्षा का इंतजाम जरूर कर लीजिएगा ना। सुरक्षा का इंतजाम नहीं होगा तो फिर आप परेशान हो जाएंगे, क्योंकि कभी भी हो जाएगा। और हमारे साथ में भी जो लोग हैं आज, जो राष्ट्रवादी हैं, जो यहाँ पर भी मौजूद हैं, हो सकता है ये भी उस समय प्रेशर में आ जाए, हो सकता है ये बचाने भी जाए तो इनको भी लोग मारने लगे, जैसे भी वो देखा ना आपने इतने सारे वीडियो में, कि बचाने आई बच्चे के साथ में 2 दिए, बच्चे में 2 दिए इसमें मिलाकर, तो चाहकर भी कुछ ना कर पाए, क्योंकि सर आधा % बहुत है, आधा % खेल कर देगा। आधे % में है कौन? टोपी वाले 20% है, उन्हें तो किसी की ज़रूरत ही नहीं है कि उनको नीले वालों की ज़रूरत हो। नीले वाले रखेंगे वो शक्ल दिखाने के लिए, वीडियो फुटेजेस के लिए, काम करेगा कोई और, है ना। तो आप तो साफ हो जाओगे। इसलिए बहुत सिंपल सी बात है, आप जो है एकदम समझ लें इस बात को कि आपको करना क्या है, और अपनी तैयारी करके रखें। यदि आप तैयारी करके नहीं रखेंगे तो फिर आप दिक्कत में आ जाएंगे, ठीक है, क्लियर है ना। इसको समझिए, और आप अपनी तैयारी बिल्कुल जितनी जल्दी कर सकते हो उतनी जल्दी कर लीजिएगा, फिर मत कहिएगा बताया नहीं था। चलिए आगे चलते हैं, और आगे चलने से पहले एक बार याद दिला दें, जो लोग अब तक बैठ के मुफ्त में देख रहे हैं, www.nitinshukla.in पर आपको जाना, वहाँ आपको QR कोड मिलेगा, उसे स्कैन कीजिएगा, अपना पेमेंट जो मिनिमम 500 रुपये है वो फीस भर दीजिएगा, नाम और नंबर साथ में भेजिएगा, एड नोट में अपना नंबर और नाम लिखकर भेजिएगा। सोशल मीडिया के तमाम सारे प्रोफाइल हैं, इनको फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम और व्हाट्सएप के चैनल को ध्यान से ज्वाइन कर लीजिएगा, और जो भारत के बारे में वो पेटीएम और पेपाल वाला बटन दबाकर अपना पेमेंट करने का कष्ट करें।